किसी को किसी को भी आइडिया कि पंच हेतुआभास होता है क्या है? हेतु का आभास सर, हेतु का आभास। हेतु का आभास क्या मतलब? आज बच्चे बहुत कम हैं, कहाँ गए हैं आज? चलो बच्चा बताओ, हेतु का आभास, हेतु का आभास क्या मतलब? भैया जो हेतु लग होता रहा है कि वो नहीं है, हेतु होगा लेकिन हेतु होता नहीं। हेतु के जैसा आभास होता है उसमें। हेतु की प्रतीति होती है। हाँ, हेतु की काल्पनिक, ठीक है, मतलब वास्तव में वो हेतु नहीं है, लेकिन लगेगा आपको कि हेतु जैसा है। जैसे भी आपने 3 प्रकार के हेतु पढ़े थे ना, ठीक है, तो वो क्या है, आपको एक बहुत आसानी से दिख रहा था, हाँ यहाँ पे हेतु काम कर रहा है, यहाँ पे हेतु काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हेतुआभास में क्या है, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तीनों ग्रंथों में देखोगे, ध्यान से देखना और बताना कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो 5 प्रकार के हेतुआभास होता है, जिससे हम लोग क्या मतलब जो राइटर्स हैं, एक दूसरा नाम असद हेतु, यानी जो हेतु नहीं है, ठीक है, हेतु के समान काल्पनिकता रूप में हमें दिखाई देता है, वो क्या है? हेतुआभास या असद हेतु। ये 5 प्रकार का होता है। इसका एक डेफिनेशन जो है तर्क भाषा में है, तर्क संग्रह में नहीं है, नहीं है सिद्धांत मतलब, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे तर्क भाषा में कि अतो अन्य हेतुआभास है, यानी हेतु के अतिरिक्त जो है वो हेतुआभास कहलाता है। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा चलो, ठीक है। ये किस ग्रंथ में है? तो तर्क भाषा में। तर्क भाषा में जो 5 प्रकार के हेतुआभास बताए गए हैं, ठीक है, वो क्या है? असिद्ध, विरुद्ध, क्रम के अनुसार याद रखिएगा, अनेकांतिक, प्रकरण सम, कालत्यापदिष्ट, ये 5 प्रकार के हेतुआभास जो है इसमें होते हैं। आप सबसे एक प्रश्न है, ये जो ते शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हाँ, हेतु के लिए। हेतु के लिए, हेतु के लिए, हेतु या कुछ और? हेतु कैसे बोला नीतू? सॉरी सर। एक वचन या द्विवचन या बहुवचन क्या आएगा? बहुवचन। बहुवचन, बहुत सुंदर, ठीक है। क्यों? ते बहुवचन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तर्क भाषा में जो पंच हेतुआभास का वर्णन इस रूप में दिया गया है, ठीक है। और क्रम से भी याद रखना है, नाम याद रखिए। अब एक प्रश्न आप सभी से पूछूंगा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म में अलग अलग जो है 5 हेतुआभास जो है ये इसमें आपको दिखाई देगा तर्क भाषा में। इसी चीज को जो है तर्क संग्रह में इस प्रकार से वर्णन है, देखो तर्क संग्रह में ऐसे है कि सब विचार, ठीक है, विरुद्ध, तत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। आप ये बताओ, जो आपने तर्क संग्रह में देख रहे हो, ये तर्क संग्रह में 5 हेतुआभास, तर्क भाषा में 5 हेतुआभास, ऐसा कौन सा हेतुआभास आपको अलग सा लग रहा है? या एक ही है या अलग अलग है? हाँ बताओ, चलो किसका नाम चेंज लग रहा है? वास्तव में है पांचों सेम ही सेम है, एक समान नहीं है। ऐसे क्या लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, या फिर असिद्ध और बाधित हेतुआभास तीनों में है। हाँ, सॉरी, असिद्ध और विरुद्ध हेतुआभास तीनों में है। विरुद्ध भी है। पहले तर्क संग्रह तर्क भाषा की बात कर लेते हैं, फिर यार सिद्धांत देखेंगे अभी। हाँ चलो, तर्क संग्रह तर्क भाषा के हेतुआभास में क्या अंतर लग रहा है आप लोगों को? क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस है? यहाँ पे असिद्ध और विरुद्ध हेतुआभास दोनों में है। ओके, और तर्क भाषा में 3 है, अनेकांतिक, प्रकरण सम, कालत्योपदिष्ट। और तर्क संग्रह में 2 एक्स्ट्रा है, शैव विचार और असत प्रतिपक्ष और बाधित। ठीक है, तो एक प्रश्न आप सभी से है, वो तर्क भाषा में जो दिया गया है, क्या उनका नाम चेंज एज इट इज वही, बस नाम चेंज कर दिया गया है, या बिल्कुल अलग सा मानते हैं? क्या विचार है आप लोगों का? एक ही है सर, नाम अलग कर दिया, बस नाम अलग होगा क्योंकि सारी चीजें तो सेम है। ठीक है, तो वास्तव में पांचों एक ही है, चाहे तर्क संग्रह में देखिए या तर्क भाषा में, बस क्या है नामकरण यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आपको कभी होता है नाम कि किसी का जो है ऑफिशियल नाम अलग होता है, निकनेम अलग होता है, ठीक है, तो वैसे कुछ यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे असिद्ध और विरुद्ध क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, असिद्ध और विरुद्ध। अब आप सबसे एक प्रश्न है, अनेकांतिक को जो तर्क भाषा में अनेकांतिक है, वो तर्क संग्रह में किस नाम से है?
सत्प्रतिपक्ष। ध्यान से गलत बता रहे हैं। सब विचार, बहुत सुंदर। ये अनेकांतिक जो पद है वो सब विचार के नाम से जाने जाते हैं। प्रकरण सम बताओ, प्रकरण सम किस नाम से है तर्क संग्रह में? बच्चा हाँ, प्रकरण सम जो सत्प्रतिपक्ष है, और अंतिम जो है कालत्यपदिष्ट, ये किस नाम से है? चलो, तो दोनों ग्रंथों में डिफरेंस समझ में आया कि किसे कौन से नाम यहाँ पे चेंजेस हैं। वास्तव में पांचों एक ही हैं, बस नाम यहाँ पे अलग है। हाँ बोलो प्रभात। एक बार और बता दीजिए थोड़ा। हाँ, तो देखो यहाँ पे अस्थित अवरुद्ध तो दोनों में कॉमन है। अनेकांतिक जो है सब विचार का ही दूसरा नाम अनेकांतिक है। प्रकरण सम भी क्या है, वो क्या सत्प्रतिपक्ष है। कालत्यपदिष्ट क्या है, बाधित है। ठीक है, बस नाम चेंज है, चीजें वही है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? याद यहीं का यहीं कर लीजिएगा। और चलो जी सर, क्लियर है। अब इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि तर्क संग्रह और तर्क भाषा में इन पांचों का नाम क्या क्या नाम किस किस नाम से जाना जाता है, और कोटेशन के फॉर्म में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक, तर्क भाषा में इस तरह से है और तर्क संग्रह में इस तरह से। कोटेशन देख के बता दोगे ना कि ये कोटेशन तर्क संग्रह में, ये तर्क भाषा में। हाँ, हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। चलो आगे यहाँ जस्ट नीचे बढ़ो, असली परीक्षा अब आएगा। चलो अब यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी कहते कि हाँ हम भी जो है 5 प्रकार के हेतुवाद मानते हैं। ठीक है, बस उनका थोड़ा सा क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे। ठीक है, चलो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इस पद के फॉर्म में जो है वो प्रयोग करते हैं कि 5 प्रकार के हेतुवाद कौन कौन से? अनेकांत, विरुद्ध, अस्थित, प्रतिपक्षित, कालत्यपदिष्ट। ये बताओ कि दोनों ग्रंथों के हिसाब से तर्क संग्रह और तर्क भाषा में ऐसा कौन सा जो सभी कॉमन है तीनों ग्रंथों में, और कौन ऐसा है जो अलग लग रहा है आपको? विरुद्ध और असिद्ध तो तीनों में कॉमन है। ओके, और ये काला वाला 5th वाला 2 में कॉमन है, न्याय वाले। हाँ, और ये बोला बताओ। फर्स्ट वाला अलग है, अनेकांतिक वाला। अनेकांतिक है, प्रतिपक्षित भी अलग है। अनेकांतिक क्या है? हाँ, अनेकांतिक क्या आपका सब विचार है, देख जो है सब विचार है। और प्रतिपक्षित क्या है बताओ? प्रतिपक्षित क्या है? तर्क संग्रह तर्क भाषा में प्रतिपक्षित किस नाम से? ये तो सब विचार है। और प्रतिपक्षित प्रकरण सम या फिर सत्प्रतिपक्ष। कालत्यपदिष्ट जी का ही दूसरा नाम बाधित है। ठीक है, चीजें याद रहेगा। तीनों में क्या डिफरेंसेस है, तीनों के कोटेशंस में हेतुवाद का जो है कोटेशन किस रूप में दिया गया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। और ये पूछा गया है 2019 या 20 में ये कोटेशन दे दिया गया और पूछा गया ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली या किसी अन्य ग्रंथ में, इस तरह से दिया गया था। ठीक है बच्चा लोग, तो तीनों में डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि तीनों ग्रंथों में हेतुवाद किस किस नाम से जाना जाता है। और सेम ही चल रहा है ना दोनों जगह, तीनों जगह वही है, बस क्या है नाम अलग है। चीजें यहाँ पे तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझ में आया? कोई समस्या? हाँ चले आगे। हाँ ना बोले। जी सर चलिए। इसमें अब हम लोग बारी बारी से पांचों के विषय में पढ़ेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये पांचों हेतुवाद के नाम याद है आप लोगों को। ठीक है, तीनों ग्रंथों में, और साथ ही साथ इस कोटेशन के फॉर्म में प्रयोग किया गया वो भी। चलो पहला जो हेतुवाद हम बात करते हैं सव्यभिचार। ठीक, सव्यभिचार का ही दूसरा नाम अनेकांतिक है। ध्यान से सुनिएगा, सव्यभिचार क्या है या अनेकांतिक क्या है, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें ध्यान रखना कि तीनों ग्रंथों में सव्यभिचार का जो भेद है, ठीक है, पहले यहाँ पे भेद देख लीजिए
कि सब विचार हेतुआभास जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक, क्या क्या नाम दिया है यहाँ पे? साधारण, असाधारण, ठीक है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। अनुपसंहारी, ये जो तीनों भेद है सब विचार के, वो तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में ये दोनों ग्रंथ तो मानते हैं कि जो सब विचार हेतुआभास 3 प्रकार का है, लेकिन जो तर्क भाषाकार है ये थोड़ा सा अलग मानते हैं कि देखो सब विचार 3 प्रकार का नहीं होता है, वो 2 ही प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा जो है तर्क भाषाकार 2 ही मानते हैं, लेकिन तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली 3 मानते हैं। अब ऐसा कौन सा जो है तर्क भाषाकार इन तीनों में से ऐसा कौन सा नहीं मानते, कौन बताएंगे? थर्ड वाला वेरी गुड, लगता है आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जो अनुपसंहारी वाला है ये जो है तर्क भाषाकार, तर्क भाषाकार जो है अनुपसंहारी को नहीं मानते हैं। तो एक बात बताओ कि तर्क भाषाकार के अनुसार सब विचार के कितने भेद हैं? 2, साधारण और दो असाधारण। हो गए, साधारण और असाधारण। साधारण असाधारण। यहाँ पे क्लियर है कि सब विचार या एकांतिक जो है तीनों ग्रंथों में कितने भेद हैं? क्लियर है चीजें? हाँ चलो बोलो। जी चलो आगे चले, नाम याद हो जाएगा। तीनों ग्रंथों में किस किस नाम से जाना जाता है, तीनों ग्रंथों में सब विचार के कितने भेद मानते हैं वो। अब ये ध्यान रखो कि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, ठीक है, तर्क संग्रह तर्क भाषा में तो एज इट इज बस नाम दे दिया गया है कि इसके तरह से भेद होते हैं, लेकिन न्याय सिद्धांत मुक्तावली में क्या कोटेशन के फॉर्म में बताया गया है। देखो यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो है जो सब विचार हैं या फिर एकांतिक इसके जो 3 भेद हैं से कोटेशन के फॉर्म में प्रयोग किया गया। देखो चीजों को ध्यान रखना कि कौन से ग्रंथ में कोटेशन के फॉर्म में किसी का भेद का वर्णन है। ठीक है, चलो ये इसका मुझे लगता है इसके भावार्थ तो बहुत सिंपल है, कर पाओगे से। क्या है, 3 प्रकार के जो है सब विचार या एकांतिक होते हैं। पहला है साधारण, उसके बाद असाधारण और देन लास्ट है अनुपसंहारी। ये कौन मानता है? ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में इस तरह से कोटेशन के फॉर्म में प्रयोग है। क्लियर है बच्चा? हाँ, याद रहेगा ना कौन से ग्रंथ में किस रूप में इन हेतुआभासों का वर्णन है। ठीक है, और किसमें जो सब विचार के जो भेद है कितने कौन 2 मानते कौन 3 मानते हैं। ठीक, चले आगे। हाँ बच्चा जी भैया। इसमें जो पहला भेद आपने देखा साधारण सब, साधारण सब विचार किसको कहेंगे? ठीक है, चलो साधारण सब विचार नामक हेतुआभास जो है, चलो निधि पढ़ना। साध्या अभाव वृद्धि साधारणों अनेकांतिक। ये वाला ना? चलो हाँ बस इसका क्या मतलब है, कोई आइडिया? चलो साधारण शब्द से क्या मतलब समझते हैं आप लोग? ये साधारण आदमी है, ये असाधारण जो सब में मिलता है और कॉमन हो। हाँ, यानी जो चीजें हर किसी में दिखाई दे, तभी हम कहते हैं वो आम इंसान है, साधारण इंसान है। तो इसे अगर आप दर्शन के हिसाब से देखा जाए कि साधारण हेतुआभास कहेंगे किसको, ठीक है, तो जो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, हेतु और साध्य। जहां कुछ भी अगर आपको ये 2 चीजें समझ में आ जाए कि हेतु क्या है साध्य क्या है, तो आप इजीली निकाल पाएंगे कि वो कौन सा हेतुआभास है। ये 2 चीजें पहचानना आप, हेतु और साध्य, बहुत इजी होगा। ठीक है, तो साधारण क्या कहता है कि जो हेतु, आपने अभी क्या बताया है? अभी तो कुछ बताया नहीं प्रभात, अभी तो बस कह ही रहा हूँ। देखो साधारण सब विचार क्या होता है? साधारण शब्द का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो हर जगह दिखाई दे, जो विशेषता हर किसी में हो। तू कहता है ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। तो उसी प्रकार से साधारण सब विचार या साधारण हेतुआभास वह होता है जो साध्य में तो दिखाई देता ही है, यानी साथ ही साथ साध्य के अभाव में भी दिखाई दे, वह हेतु क्या कहलाता है? साधारण सब विचार हेतुआभास कहलाता है। ठीक है, यानी अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए कोई भी अनुमान वाक्य, ठीक है, उसमें
जो भी हेतु है, ठीक है, आपने देखा होगा वो हेतु तभी हेतु कहलाता है जो क्या होता है अपने पक्ष में भी दिखाई दे और विपक्ष में दिखाई देता है कि नहीं देता है कोई हेतु, बताओ। विपक्ष में नहीं दिखता। दिखाई नहीं देता तभी वो लिंग कहलाता है, तभी हेतु कहलाता है। ये पांचों याद रखिए, पांचों का यूज होगा। यानी कोई हेतु हेतु तभी कहलाता है जब पक्ष में दिखाई दे और विपक्ष में बिल्कुल ना दिखाई दे, ठीक है ना। तब पक्ष में दिखाई दे, विपक्ष में बिल्कुल ना दिखाई दे, उसका कोई बाध ना करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और कोई उसके जगह कोई दूसरा हेतु ना हो, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखा है, ठीक है। इसी बात को नीचे वाला जो साधारण सब विचार है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो कि जो हेतु हर जगह अप्लाई होने लगे, ठीक है। अप्लाई होने का मतलब जो हेतु तो पक्ष में भी दिखाई दे रहा है, तब पक्ष में भी दिखाई दे रहा है और विपक्ष में भी दिखाई देने लगे, तो वह हेतु क्या हो जाएगा, वो वास्तव में हेतु ना होकर हेतुआभास है। वो कैसा हेतुआभास, यानी हर जगह अप्लाई हो जा रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। साधारण शब्द भी क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं साधारण, जो हर जगह अप्लाई होने लगे, हर जगह उस चीज वो विशेषता उस इंसान या उस वस्तु विशेष में दिखाई देने लगे, तब हम कहते हैं वो साधारण। तो हेतुआभास के संदर्भ में भी क्या है कि जो भी हेतु हर जगह दिखाई दे, पक्ष में भी दिखाई दे, तब पक्ष में भी दिखाई दे और विपक्ष में भी दिखाई देने लगे, तो कैसा हेतुआभास कहलाएगा, साधारण सविचार हेतुआभास कहलाएगा। जैसे डेफिनेशन याद रखना, हिंदी अगर याद रखते तो याद हिंदी भी रखना। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी में से कौन इसे अन्वय व्याप्ति पे तोड़ेंगे, कौन इसे व्यतिरेक व्याप्ति पे तोड़ेंगे, कौन है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप इसे अन्वय व्याप्ति पे तोड़ के बताइए, कौन बताना चाहेंगे। चलो कामनी, ये एक अनुमान वाक्य है, अब इसे तोड़ के बताइए अन्वय व्याप्ति क्या बनेगा। हाँ कामनी, अब देखो कामनी बिल्कुल बोलेगी ही नहीं। जब आवाज ब्रेक होता है तो सबसे पहले कामनी बोलेगी कि भैया आवाज नहीं आ रहा है। अब जब प्रश्न पूछूंगा तो बोलेगी। रुको रुको नहीं तो रुको कामनी, एक बार और बोलूंगा कामनी। इला बताओ, कामनी का तो मन नहीं है सीखने का। हाँ इला बताओ। यत्र यत्र प्रेम अस्ति तत्र तत्र वहनी अस्ति। यत्र यत्र प्रमेय। कामनी क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे हो, कोई समस्या है तो बताओ। ठीक, चलो व्यतिरेक व्याप्ति बनाओ इसका। यत्र 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 तत्र तत्र वहनीमत्वाभाव। चलो आप बताओ यहाँ पे कौन सा हेतु आपको अभाव में भी दिखाई दे रहा है। जो हेतु आप यहाँ पे ले रहे हो, बताओ क्या वो पक्ष में, अपक्ष में, विपक्ष में दिखाई दे रहा है क्या। बताओ कौन बताएंगे। जो हेतु आपने लिया, जो हेतु आपने लिया वह हेतु क्या पक्ष में भी दिखाई दे रहा है, पक्ष में भी दिखाई दे रहा है, क्या विपक्ष में भी दिखाई दे रहा है। बताओ भैया, पर्वत को भी हम जान सकते हैं और गंडी को भी हम जान सकते हैं। सभी हेतु को जान सकते हैं। हाँ, यानी वो हेतु हम ले रहे हैं प्रमेय, वो हेतु क्या हर जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है। प्रमेय मतलब जिसे जाना जाए। अब काफी बच्चों को बाउंस कर रहा होगा कि ये पता नहीं प्रमेय इत्यादि क्या है। प्रमेय वही जिसके बारे में जाना जाए, ठीक है। यत्र यत्र प्रमेय तत्र तत्र वहनी, जो जो ज्ञान का विषय है वो क्या है, वहनी। वहनी को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यत्र यत्र वहनी अभाव तत्र तत्र प्रमेय अभाव। जहाँ जहाँ आग का अभाव है, क्या वहाँ ज्ञान का अभाव है, ऐसा बिल्कुल भी बन ही नहीं सकता है। यानी जो हेतु हम यहाँ पर ले रहे हैं वह हेतु भी क्या हो रहा है, विपक्ष में दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ अग्नि का अभाव जो है ये भी क्या बन जा रहा है, आपका प्रमेय का स्थान बन जा रहा है, प्रमेय बन जा रहा है। ठीक है, तो यानी जो हेतु, वो हेतु वास्तव में हेतु होगा जो सिर्फ और सिर्फ पक्ष में दिखाई दे और सपक्ष में, विपक्ष में बिल्कुल ना दिखाई दे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, साधारण सव्यभिचार कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल के थ्रू इससे एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ ताकि आप ठीक हो। ठीक है, एक बार दो बार अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति में तोड़ के देखो, फिर वो हेतु देखो क्या वो पक्ष में भी दिखाई दे रहा है, सपक्ष में दिखाई दे रहा है, विपक्ष में भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो हेतु वास्तव में नहीं है। वास्तविक हेतु वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ पक्ष में दिखाई दे, सपक्ष में दिखाई दे और विपक्ष में उसका अभाव हो जाए। लेकिन प्रमेय नामक जो हेतु है वो विपक्ष में भी दिखाई दे रहा है, इस वजह से वो साधारण सव्यभिचार हेतुभास है। इसकी बात जो है तर्क संग्रह में इस प्रकार से डेफिनेशन दिया गया है कि साध्य अभाववत वृत्ति, साधारणों, यहाँ पे ध्यान रखना संधि युक्त पद है, साध्य अभाव, बाकी साध्य भाव है। ठीक है, साध्य अभाववत वृत्ति, जो साध्य के अभाव को बताता हो, यानी जो हेतु साध्य के अभाव में भी दिखाई दे, वो साधारण हो जाएगा। इसी बात को, ठीक है, तर्क भाषाकार क्या कहते हैं, जो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष वृत्ति साधारण, तर्क भाषा में जो पक्ष में भी दिखाई दे, सपक्ष में भी दिखाई दे और विपक्ष में भी दिखाई दे, वही क्या कहलाता है, साधारण। जो चीज अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है, यहाँ पे एग्जाम्पल अलग लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है। चलो कौन बताएंगे इसका व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति, कोई करेंगे? बस अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति करके बताना है। खपेगा बताओ। यत्र यत्र प्रमेय नित्य, नीचे बताओ व्यतिरिक्त। यत्र यत्र नित्य अभाव, तत्र तत्र प्रमेय अभाव। तो यत्र प्रमेय जो जिसे जाना जा सकता वो नित्य भी हो सकता है। हाँ, बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे आकाश के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, मन के बारे में जान सकते हैं, फिर दिक् के बारे में जान सकते हैं, काल के बारे में, ये सब ज्ञान का विषय नित्य भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो हेतु है घटित हो रहा है। व्यतिरेक व्याप्ति में हेतु का क्या होता है, साध्य में अभाव होना चाहिए। यत्र यत्र नित्य अभाव तत्र तत्र प्रमेय अभाव। ये बताओ, जो नित्य वस्तु नहीं है क्या वो ज्ञान का विषय भी नहीं बन सकता? ये बताओ। सर बन सकता है, बहुत सारे वस्तुएं। जो हेतु हम लोग यहाँ ले रहे हैं वह हेतु क्या हो रहा है, विपक्ष में भी दिखाई देने लगा है। इसका मतलब इसका ये व्यतिरेक व्याप्ति अर्थात जो हेतु है वो पक्ष सपक्ष के अतिरिक्त विपक्ष में भी दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये जो है साधारण हेतुभास है। ठीक है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, एक तो डेफिनेशन, ठीक है, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी। ठीक है, कौन सा डेफिनेशन किस ग्रंथ में है वो ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी बात को जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली क्या कहते हैं, देखो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जब देखोगे तो बातें वही है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। चलो छपिकुल पढ़ो, न्याय सिद्धांत मुक्तावली क्या कहते हैं। दो यहाँ पे डेफिनेशन है। हाँ साधारण साध्यवाद अन्नवृत्ति हेतु हो तेन च व्यक्ति ग्रहण प्रतिबंध क्रियते। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं न्याय सिद्धांत मुक्तावली, दो डेफिनेशन है, एक ये भी डेफिनेशन है और एक भी, दोनों डेफिनेशन ध्यान रखना। ठीक है, साधारण हेतुवाद क्या कहता है कि साध्यवत अन्य वृत्ति हेतु तेन च व्याप्ति ग्रह प्रतिबंध क्रियते। अब बताओ, चलो कोई भी हेतु व्याप्ति या कोई भी हेतु व्याप्ति कब बनता है, बताओ बच्चा, जब इसका अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति घटित हो जाए। अभी आप देखते हो ना कि वो व्याप्ति में बन रहा है। आपने पहले भी देखा कि कैसे हम अन्वय व्याप्ति बनाते हैं, कैसे व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं। चलो अन्वय व्याप्ति किसको कहते हैं और व्यतिरेक व्याप्ति किसको कहते हैं, बोलो दूसरे का जानना। ठीक, व्यतिरेक व्याप्ति एक के अभाव से दूसरे का अभाव, के अभाव से दूसरे का भी अभाव। हाँ, यानी हमने इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसमें क्या होता है, हेतु का अभाव होता है। यानी अगर
साध्य अगर है, साध्य का अभाव तो हेतु का भी अभाव रहता है, हेतु बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इन शॉर्ट तो यही अभाव वाले पद को बताता है। ठीक है, अगर कोई भी हेतु व्यतिरेक व्याप्ति में भी दिखाई देने लगे तो क्या वो व्याप्ति बनेगा? नहीं। अगर नहीं बनेगा ना, तो व्याप्ति बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो उसका यानी एक अन्य व्याप्ति भी बने और व्यतिरेक व्याप्ति, यानी वो ना रहेगा तब भी वो उसका जो साध्य या साधन है वो भी दिखाई ना दे। यानी एक कंडीशन में हेतु का होना और एक कंडीशन में हेतु का अभाव, यही है ना, तभी वो कोई भी व्याप्ति बन पाती है। ये चीजें आपको क्लियर है? तो ये कह रहे हैं न्याय सिद्धांतवादीकार कह रहे हैं कि साधारण हेतुआभास वही है कि साध्यबद्ध अन्य वृत्ति हेतु, जो हेतु साध्य के साथ साथ, साध्य यानी अन्य व्याप्ति के साथ साथ उसके व्यतिरिक्त व्याप्ति में भी दिखाई देने लगे। तो यानी जो हेतु अन्य व्याप्ति में दिखाई दे, जो हेतु व्यतिरिक्त व्याप्ति में भी दिखाई दे, तो कभी वो व्याप्ति बनेगा? व्याप्ति कभी नहीं बनेगा। ठीक, तेन च व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधा, जिस कारण से ऐसे अनुमान वाक्य में प्रयोग किया गया जो हेतु है वो व्याप्ति क्या प्रतिबंधक, व्याप्ति क्या है, व्याप्ति के ज्ञान का निषेध कर देता है, प्रतिबंध कर देता है। ऐसा कहते हैं कि साधारण हेतुआभास के कारण जो हेतु है साध्य में भी दिखाई देता है, अर्थात पक्ष सपक्ष में भी दिखाई देता है, साथ ही साथ अन्य वृत्ति किसी दूसरे में, किसी दूसरे का मतलब विपक्ष में भी दिखाई देता है। ठीक है, जिस कारण से जिस कारण से व्याप्ति ग्रह प्रतिबंध, जिस कारण से व्याप्ति बन नहीं पाता, वो जो हेतु है उस हेतु वो हेतु पक्ष में भी घटित हो रहा है, सपक्ष में भी और विपक्ष में भी घटित हो रहा है, जिस कारण से हम कहते हैं कि वो हेतु जो है व्याप्ति के ज्ञान में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगर हेतु विपक्ष में ना ही दिखाई देता तब तो व्याप्ति बन जाता है आराम से, लेकिन ये हेतु क्या है विपक्ष में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए कैसा है साधारण हेतुआभास कहलाता है। ऐसा जो न्याय सिद्धांतवादी कहते हैं। इसमें ये ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है किसने कहा? जो न्याय सिद्धांतवादी। अब इसी बात को इन शॉर्ट में इस तरह से कहा गया कि यह सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः, यानी वो साधारण हेतुआभास क्या होता है? पक्ष में तो दिखाई देता ही है, साथ ही साथ सपक्ष में भी और विपक्ष में भी दिखाई देता है, इसलिए वो क्या है? साधारण है। चलो, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका सेम एग्जाम्पल कहाँ पर वर्णन है? न्याय सिद्धांतवादी में एग्जाम्पल ये है साधारण। ठीक है, ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो न्याय सिद्धांतवादी में, ऐसा डेफिनेशन किस ग्रंथ में वर्णन है? भावार्थ वही है। हाँ, ठीक है, तो तीनों ग्रंथों के हिसाब से भी आपने क्या देखा कि साधारण हेतुआभास किसको कहेंगे? तीनों का एग्जाम्पल आप देख लेना। न्याय सिद्धांतवादी में सेम एग्जाम्पल है, तर्क संग्रह में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, कोशिश करना। अगर नहीं आप, हाँ बोलो प्रभा। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वत वन्यमान है, ये ज्ञान का विषय है। हाँ, तो ज्ञान का विषय तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, तो इसलिए जो है ना वो हेतु क्या हर जगह अप्लाई हो जा रहा है ना, इस वजह से तो साधारण है। ठीक है सर। हाँ, और दूसरा है शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् व्योमत्, व्योम आकाश के समान जो है शब्द भी क्या है? नित्य है। क्यों? क्योंकि वो प्रमेय है, ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय तो संसार में कुछ भी हो सकता है, हर जगह प्रमेय, हर पदार्थ आप हम या भौतिक जगत में जो भी दिखाई वो सब प्रमेय बन सकता है, ज्ञान का विषय बन सकता है। तो सब को नित्य बनाने के लिए जो हेतु दिया जा रहा है वो हेतु ही काम क्या हो रहा है? नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। यदि एक जगह जा रहा है, हाँ, प्रमेय जो है हर जगह अप्लाई हो जा रहा है। अगर जिसे जाना जा सकता है, क्या वो नित्य हो सकता है? ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे वही है। तो जितना यहाँ पर व्योम का मतलब क्या है? आकाश के समान जानबूझ के एक शब्द लगा दिया जाता है ताकि बच्चे घबरा जाए। ठीक है, जहाँ पे वत शब्द लगा रहे हैं किसी पद के साथ, ठीक है, डिम्पल हो या कोई किसी, तो उसमें समझना है कि वत का मतलब ये वता हो, वो सब के समान अर्थ में, यानी जैसे इव होता है ना, इसी प्रकार से वत भी होता है, तो वत का मतलब के समान। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी आपने साधारण पढ़ा, असाधारण हेतुआभास क्या होगा बताओ? असाधारण किसको कहते हैं?
असाधारण शब्द का मतलब इसकी अलग पहचान होती है। अरे बारी बारी से कहो। हाँ, कोई एक जने कहो। किसको कहेंगे असाधारण? कहते हैं बहुत असाधारण विशेष होती है ना, जिसमें कोई खास बात हो उसको बोलते हैं असाधारण। यानी हर जगह हर इंसान को दिखाई न दे, ये ना, यही मतलब समझते हो आप लोग असाधारण। तो दर्शन के संदर्भ में भी वही है, तीन चीजें। टैब लेना पड़ेगा। देखो, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, सारा क्या है? ठीक है बेटा? देखो, कोई भी हेतु वास्तव में हेतु होने के लिए क्या कंडीशन कहता है? वो पक्ष में दिखाई दे, पक्ष में संदेह रूप में रहता हो, तब पक्ष में निश्चित रूप से रहता, और विपक्ष में हेतु का क्या हो जाए? नहीं हो। यही तभी वो हेतु वास्तव में हेतु कहलाता है, वास्तव में लिंग कहलाता है। ठीक है ना? अगर ठीक है, असाधारण क्या होगा? असाधारण हेतुआभास वो होता है जो किसी एक में दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ पक्ष में दिखाई दे, या विपक्ष में, या पक्ष में, किसी एक में दिखाई दे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं साधारण का मतलब किसी जो हेतु किसी एक में दिखाई दे वो वास्तव में क्या हो? असाधारण हेतुआभास कहलाता है। जैसे तर्क संग्रह कहते हैं कि सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। ये कहे कि असाधारण उसे कहते हैं कि जो सपक्ष में भी दिखाई न दे, ठीक है, विपक्ष में भी ना दिखाई दे, सिर्फ किस में दिखाई दे? पक्ष में। हाँ, तो ये बताओ ये क्या हो? किसी खास कंडीशन में ही, ठीक है, यानी किसी खास व्यक्ति में, किसी खास वस्तु में जो लक्षण दिखाई देते उसी को हम असाधारण कहते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि असाधारण वही है जो सिर्फ और सिर्फ पक्ष में दिखाई दे। यानी पक्ष क्या होता है? कौन बताएंगे? पक्ष किसको कहते हैं? संदिग्धवान पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष। हाँ, यानी वो हेतु सिर्फ और सिर्फ पक्ष में दिखाई देगा, तो क्या वो हेतु वास्तव में हेतु कहलाएगा? बताओ। जो सिर्फ और सिर्फ पक्ष में नहीं, कंडीशन क्या है? नहीं हो पाएगी सर, स्थिति नहीं हो पाए। आप चलो प्रभात बाबू सिद्ध करके बताओ जो यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पे जो अनुमान वाक्य शब्दों नित्य शब्दत्वात्। चलो इसको बताओ कैसे ये अनुमान वाक्य में असाधारण हेतुआभास है। सर पहली बात तो मैं ये बताऊंगा इसमें कि इसमें जो शब्दत्वात् है वो हेतु है, नित्य साध्य है और शब्दों पक्ष है। चलो बहुत बढ़िया प्रभात, आगे। और फिर सर इसमें अन्वय बनेगा, वो बनेगा कि अन्वय में सर साध्य पहले आता है, हेतु बाद में आता है, और व्यतिरेक में अन्वय में क्या उल्टा बोल दिया। नहीं, सॉरी, हेतु पहले आता है और साध्य बाद में आता है, और व्यतिरेक में साध्य पहले आता है, हेतु बाद में आता है। तो इस हिसाब से सर इसमें होगा कि एक मिनट सर, इतना सोचोगे प्रभात? इतने प्रैक्टिस यत्र यत्र शब्द शब्दत्वात् तत्र तत्र नित्य। यत्र यत्र शब्द क्या कह रहे हो? फिर देखो शब्दत्वात् सर। अच्छा, आगे। तत्र तत्र नित्यत्वात्। यत्र यत्र शब्द तत्र तत्र नित्यः। चलो जी, व्यतिरेक बनाओ। और यत्र यत्र नित्यत्वात् तत्र तत्र शब्दत्वात्। नित्याभाव, सॉरी सर, नित्याभाव तत्र शब्दाभाव। चलो यहाँ पे बताओ कि जो हेतु दिया जा रहा है वो पक्ष में दिखाई दे रहा है, सपक्ष में दिखाई दे रहा है, या फिर विपक्ष में दिखाई दे रहा है? कौन बताएंगे? चलो यार ये तो पक्ष में ही है ऐसा बताओ भैया, क्योंकि शब्द जो है वो पक्ष है हमारा, और उसका जो हेतु है वो शब्द ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो शब्दत्व है, ठीक है, यत्र यत्र शब्दत्व, ठीक है,
तत्र तत्र नित्यः, जो तत्व है वो नित्य है। और यहाँ पे यत्र यत्र नित्य अभाव तत्र तत्र शब्दत्व अभाव, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दत्व किस में रहता है? आकाश में, शब्द में रहता है, ठीक है। शब्द में रहता है के कारण नित्य रहता है, ठीक है। नित्य रूप में जैसे आकाश में आकाश तत्व, मनुष्य में मनुष्य तत्व, जो जाति है वो उस व्यक्ति में क्या नित्य रूप में रहता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ाई है विशेष नित्य द्रव्य इत्यादि के संदर्भ में। तो जो भी एग्जाम्पल यहाँ बन रहा है कि यत्र यत्र शब्दत्व तत्र तत्र नित्य है, यानी ये जो हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे तो कोई ना कोई शब्द ही आएगा बार बार, ठीक है। शब्द कुछ भी हो सकता है, कोई संज्ञावाचक शब्द हो सकता है या फिर कोई सर्वनामवाचक शब्द, ठीक है। तो जो शब्दत्व है वो किसी न किसी शब्द में ही आएगा, ठीक है। यानी बार बार इसका एग्जाम्पल भी क्या आ जा रहा है? पक्ष ही आ जा रहा है, ठीक है। इस वजह से जो हेतु सिर्फ और सिर्फ पक्ष में घटित हो, क्या सपक्ष विपक्ष बिल्कुल ना बने, ऐसा जो है हेतुआभास क्या कहलाता है? असाधारण हेतुआभास या असाधारण समविचार कहलाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा हेतु है, कौन सा साध्य है, कौन सा पक्ष है। वो हेतु जो सिर्फ पक्ष में दिखाई दे रहा है या सपक्ष में या विपक्ष में। यानी पहला वाला जो हमने देखा साधारण, वो क्या हो रहा था? तीनों में घटित हो रहा था। दूसरा वाला असाधारण सिर्फ और सिर्फ पक्ष में घटित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल ये है। इसी बात को तर्क भाषा में क्या कहा गया है कि सपक्षात विपक्षात व्यावृत्तो यह पक्ष एव वर्तते स असाधारण अनेकांतिकः। जो सपक्ष विपक्ष को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पक्ष एव वर्तते, पक्ष में ही दिखाई दे, वो क्या कहता है? असाधारण अनेकांतिक। जैसे यहाँ पे भू नित्यागतत्वात्, जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो क्या है? पृथ्वी नित्य है। क्यों? क्योंकि उसमें गंधत्वात् यानी गंध होने के कारण। तो बताओ जो हेतु दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ भूमि में होता है या किसी जगह किसी अन्य में भी होता है? बताओ। सिर्फ भूमि में होता है। भूमि में होता है ना, सिर्फ और सिर्फ पक्ष में हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो हेतु दिया जा रहा है वो हेतु सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? असाधारण हेतुआभास दिखाई दे रहा है। यहाँ के एग्जाम्पल अलग, यहाँ के एग्जाम्पल अलग। शब्दत्व क्या सिर्फ और सिर्फ शब्द में ही रहता है, किसी मनुष्य में या उससे भिन्न किसी अन्य चीज में होता नहीं है। उसी प्रकार से गंधत्व भी सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में ही रहता है, यानी पक्ष में ही रहता है। यहाँ पे शब्द क्या है? पक्ष है। भू क्या है? पक्ष है, ठीक है। यानी तर्क संग्रह में इस प्रकार से कहा गया, तर्क भाषा में इस प्रकार से। दोनों के डेफिनेशन में अंतर भी नहीं है, शब्द विशेष में भी अंतर नहीं है। देखो सपक्ष यहाँ पे ये सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तो वही है, बस अलग से थोड़ा सा एवं वर्तते इस तरह से लिख दिया गया, साफ पद ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या? नहीं भैया। सर मेरा तो सर घूमने लगा। सर घूमने लगा? चलो सुजाता का सर घूमने लगा है तो सुजाता एक काम करना, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। वीडियोस को देखने के बाद पढ़ते हैं ना तो समझ आ जाता है, पर बुक में से पढ़ते हैं ना सारे बुक इकट्ठा करके तो दिमाग घूम जाता है। देखो कोई एक बुक को लेक्चर को एक बार दो बार और पढ़ना। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा क्लिष्ट विषय वस्तु है। मैं पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रखा था कि बच्चा पहले की जो चीजें हैं सब याद होना चाहिए, बेसिक से बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इसमें कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कैसे हम अन्वय व्याप्ति बनाएंगे, व्यतिरेक व्याप्ति कैसे बनाएंगे, साध्य क्या है, हेतु क्या है, ठीक है, पक्ष क्या है, ठीक है। और जो वहाँ पे एग्जाम्पल जो बन रहा है वो एग्जाम्पल अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति का जो एग्जाम्पल है वो पक्ष से बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये सारे टर्म्स कंडीशंस है। शुरुआत में मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा एक क्लिष्ट वस्तु है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आएगा। किसी एक ग्रंथ को फिर से देखना, पढ़ना, वीडियोस को फिर से देखना, जो जो इसमें चाहिए उसको समझने के लिए ना इसको फिर से देखना, ठीक है ना। और एक बार दो बार जब भी इसको पढ़ोगे हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग की तरह ये काम करेगा। और जितना बार पढ़ोगे, मैं जब भी पढ़ाता हूँ जब भी मैं पढ़ता हूँ, मैं मुझे खुद हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मुझे सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि मुझे भी
टॉपिक्स के बाद में बहुत क्लिष्ट लगता था कि पता नहीं कैसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, समझ में पहले अपने टाइम में रट जाता था, तब समझने की कोशिश ही नहीं करता था क्योंकि समझ में आता ही नहीं था। चलो सस्ता आसान तरीका रट लो, लेकिन रटिएगा नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा चीजों को समझने का, ठीक है ना। तो बारीकियां पता होगी तो कोई सा भी अनुमान वाक्य होगा तो आप उसे घटित कर सकते हैं, इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा हेतुआभास है, कौन सा हेतु है, क्या पक्ष है, सपक्ष है, विपक्ष क्या है, एग्जाम्पल बनाओ, अन्य व्याप्ति को तोड़ो, व्यतिरेक व्याप्ति को तोड़ के देखो कहाँ पे घटित हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें धीरे धीरे इजी लगेगा, ठीक है। तो जिससे भी लग रहा है कि बहुत क्लिष्ट हो रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, घबराओ नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार अपने आप से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करो, जो बेसिक बताए गए ना उसको बस माइंड में रखो, आराम से चीजें समझ में आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ में आ गया तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। और सबसे ज्यादा मेहनत आपको अनुमान वाले पार्ट में ही कीजिए। अनुमान वाला पार्ट अच्छे से कवर हो गया तो बिल्कुल भी कुछ बचेगा ही नहीं तीनों के, ठीक है ना, फिर बहुत इजी लगेगा। तो पढ़ना, समझना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना कि कैसे इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग व्याप्ति में, ठीक है। फिर उसका एग्जाम्पल ढूंढना क्या बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सोचना, सोचने का दायरा थोड़ा सा बढ़ाओ, और सुजाता घबराओ नहीं, सबको आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस टॉपिक पे करना है आप लोग को, पूरे सिलेबस का अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरे सिलेबस सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ लगता है, अनुमान वाले पार्ट में मुझे पढ़ाने में मेहनत लगता है और बच्चों को समझने में मेहनत लगता है, इस वाले पार्ट में। बाकी कहीं मुझे जो है बहुत ज्यादा और इतना स्लो पढ़ाना नहीं पड़ता है, बाकी जगह चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है बच्चा। सर ये अभी इतना खतरनाक लग रहा है, आगे इसमें क्या ही समझ में आएगा। ये आखिरी है, मतलब ये जो अभी आप पढ़ोगे पूरा हेतुआभास, ये हेतुआभास खत्म, अनुमान खत्म, ठीक है। फिर तो बहुत इजी लगेगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं इसके बाद, फिर तो उसके बाद सिर्फ फैक्ट चीज है, वहां पे आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो घबराओ नहीं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं बता रहा हूँ, कम से कम चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना, मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, फिर आप वहां देखोगे तो प्रैक्टिस कर पाओगे, समझ में आ पाएगा कैसे यहाँ पे क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्लियर है चीजें यहाँ तक, आगे बढ़े। जी सर। जी भैया। और आप हो जाएगा, सीख जाओ, देखो सीखने के पर्पस से आओगे तो आराम से सीखो। व्यक्ति तो है, उसके बाद से लग गया मेरा। सीखोगे, ठीक है। मैं किसी एक दिन और लेक्चर ले लूंगा पूरा हेतुआभास का या पूरा अनुमान का, डोंट वरी, ठीक है ना। देखो अब इसी चीज को सर, हाँ बोलो बच्चों। जैसे लक्षण तो आपने बता ही दिया है, परंतु जो जिस तरीके से वो सूत्र आपने बताया ना, उस पर करने के बाद जब रखते हैं तो चीजें समझ में आ रही। जैसे मुझे टाइम लगा पर मैंने बना लिया था, जो मतलब अभी किया, तो वो सिर्फ इसी के अभ्यास से सर आया, मतलब आज लगा रहा इसी में, तो वो थोड़ा करना पड़ेगा तो हो जाएगा। वो प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। जितना इस वाले चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, हाँ बोलो। ये दर्शन का आधार है सर, ये दोनों किताबें। बच्चा ये अनुमान